नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इण संधि के बारे में। संधि से संबंधित यह हमारा दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें, अन्यथा आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सारी वीडियो एक दूसरे से लिंक है। पहली वीडियो में हम लोगों ने दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इण संधि के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। इण संधि। इण संधि के लिए महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र दिया है, जो है इको इणच। इसी सूत्र को अगर आपने याद कर लिया तो आपको इण संधि विधिवत समझ में आ जाएगी। तो अगर ध्यान से देखें तो इको इणच में 3 शब्द हैं। इन तीनों शब्दों को हम अलग अलग कर लेते हैं। पहला है इको यानी इक, एक शब्द है इण, और तीसरा शब्द है अचि। अच में सप्तमी विभक्ति लगी है यानी अच। अच शब्द है, इसी का सप्तमी विभक्ति का रूप है अच। इक, यण और अच, ये तीनों हैं क्या? ये तीनों प्रत्याहार हैं। प्रत्याहार बनाना हमने आपको पहले वाली वीडियो में सिखाया था। तो और हमने आपको 6 सूत्र दिए थे। उन 6 सूत्रों को आपको याद करने के लिए बोला था। अगर वो याद होगा तो आप निश्चित रूप से कर लेंगे। तो चलिए हम निकाल लेते हैं इक क्या है, यण क्या है और अच क्या है। उसके निकालने के लिए हमें 6 सूत्रों को लिखना पड़ेगा। वो 6 सूत्र हैं अ, ई, ऊण, पहला है अयूण, दूसरा है री ऋक, री ऋक, तीसरा है ए ओंग, ए ओ ng, चौथा बताइए। चौथा है ऐ आओ च, पांचवा है ह य वरट, और छठा है लड़। इसको आपको याद रखना। ईक को निकालना है तो क्या करेंगे, यानी इन सूत्रों में जहाँ पे ई मिलेगा, ई से लेकर हम का तक चलेंगे, ई से लेकर हम का तक चलेंगे, और लास्ट वाले वर्ड को हम काट देते हैं। तो ई कहाँ है, देखिए ई यहाँ पे मिल गया। कहाँ तक चलेंगे, का तक चलेंगे। का कहाँ मिलेगा, मिल गया, बिल्कुल मिल गया। तो लास्ट वाले को काट देंगे। क्या बचा, यानी अगर हम इक नोट करें तो इक में हमें क्या क्या मिला, देखिए ई, उ, री और ली। इक किसे कहते हैं, यानी ई, उ, री और ली को हम इक कहते हैं। यण किसे कहते हैं, यण कैसे निकालेंगे, फिर या से लेकर के हम ड़ा तक चलेंगे। तो देखिए कहाँ मिलता है या, कहाँ हाइवरेट के सूत्र में अगर हम देखें तो यहाँ पे या मिल रहा है, और लड़ के सूत्र का अड़ा यहाँ पे मिल रहा है। तो या से लेकर के हम अड़ा तक चलते हैं और लास्ट वाले काट देते हैं। तो क्या बचा, यण में क्या क्या हम लिखेंगे, य ड़, क्या क्या बचा, य और वा और रा और ला, ये बचा या व र ला। ठीक। अब तीसरा क्या निकालना, हमें अच निकालना। अगर अच को आप ध्यान से देखें तो आ से लेकर के यहाँ तक पहले सूत्र से लेकर के, और ये जो चौथा सूत्र है इसका अयोज, यहाँ तक चलना पड़ेगा। यहाँ से अगर हम चलें तो सारे हम काट देंगे ये अंतिम वर्ड। तो क्या बचेगा, अ, ई, उ, री, ऐ, ए ओ ऐ और आओ। और पहले संधि में हमने आपको स्वर संधि पढ़ाया था। स्वर संधि में हमने बताया था कि स्वर संधि का दूसरा नाम क्या बताया था, अच संधि बताया था। क्यों, क्योंकि अच के अंतर्गत सारे स्वर आ जाते हैं। स्वर संधि का दूसरा नाम अच संधि। अच संधि क्यों कहते हैं, क्योंकि अच के अंतर्गत सारे स्वर वर्ण आ जाते हैं। तो यानी अच को हम क्या कह सकते हैं,
अच को अगर हमें लिखना हो तो हम कह सकते हैं अच बराबर सभी स्वर, सभी स्वर। आइए अब सूत्र को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। इक, इक हमने यहाँ पे लिख दिया ई उ री री, ई उ री री। सूत्र क्या कहता है? इको यणच। इसका अर्थ क्या है? बहुत से लोग पढ़े हैं, रट्टा तो मारे हैं, लेकिन आज तक इस सूत्र को नहीं समझ पाए। जब सूत्र को नहीं समझ पाए तो रट्टा मारना बेकार है। तो ये सूत्र कहता है कि इक, ई उ री री, इक के बाद अगर कोई स्वर आए, इक के बाद अगर कोई स्वर आए। स्वर हमने कहाँ से निकाला? ये जो अच है ना, अच। इक के बाद अगर अच आए तो इक को यण हो जाता है। इक के बाद अगर कोई स्वर आए, कोई स्वर आए तो इक कन्वर्ट हो जाएगा किस में? यण में। यण का मतलब य व र ला। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया ई के बाद कोई स्वर आए तो, ई के बाद कोई स्वर आए तो क्रमशः चेंज होगा। इक, इक है ना, ये ई उ री री, इसको क्रमशः यण में चेंज करेंगे। ऐसा नहीं कि ई को ला हो जाएगा। यण देखिए य व र ला, ये क्या है? ये है आपका यण है। तो इक को यण हो जाता है, यानी ई को य होगा, उ को व होगा, री को र होगा और ली को ला होगा। इस प्रकार से चेंज होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक। तो आइए एक उदाहरण से इसको समझ लेते हैं कैसे हम ई को या में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए एक उदाहरण मान लीजिए हम लेते हैं, यदि, यदि धन अपि, यदि धन अपि तो क्या बनेगा? देखिए, देखिए यह है, यह है, या के बाद क्या है? द में क्या लगा है? ई है, ए है या, ए है द में क्या लगा है? ई लगा है, छोटी ई लगी है। ये तो ऐसे होता है। ठीक। तो ई के बाद कोई स्वर, कौन सा स्वर आ रहा है? आ रहा है, यानी हमारी कंडीशन पूरी हो रही है। ई के बाद कोई स्वर आया, ई है, यदि में ई लगा है, अंत में ई ही तो है। तो ई के बाद कोई स्वर आया तो ई को क्या बनेगा? ई को यह बनेगा। तो कैसे बनाएंगे? यह है, आधा द है, आधा द हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। फिर क्या बनेगा? या बनेगा। आधा या कैसे बनेगा? ये ऐसे बनेगा। लेकिन ये जो आ है, ये वाला आ इसमें मिलेगा तो ये हलंत गायब हो जाएगा, ये हलंत गायब हो जाएगा, इसलिए हम पूरा या लिखेंगे और इधर पी है तो पी लिख देंगे, यद्यपि। जैसे आप विद्यालय लिखते हैं ना, ये द है विद्यालय का, ये द है, ये है क्या? आधा द है, आधा द और या है, ऐसे तो आप लिखते हैं। तो यहाँ द और या को मिला करके ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, यद्यपि। समझ में आया? बिल्कुल ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो कैसे भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, यद्यपि चाहे पहले वाले से लिखिए चाहे दूसरे वाले से, लेकिन आपके समझ में आना चाहिए। इसलिए हमने इसका नाम रखा है संधि का वैज्ञानिक अध्ययन। एक और उदाहरण लेते हैं, प्रति धन एक, प्रति, प्रति प्लस एक। देखिए कंडीशन पूरी हो रही है। ता में ई आया, ता में ई आया, इधर क्या आया है? कोई स्वर आया है, बिल्कुल स्वर आया है। तो क्या कैसे चेंज करेंगे? ई को या में बदल देंगे, यानी प्र है, आधा ता ऐसे लिख देंगे। इसमें ई को क्या बनाएंगे? ई को या बनाएंगे तो या ऐसे लिख देंगे, और ए जो ए बचा है, ए की मात्रा ऐसे लगाएंगे, बाकी का जो बचता है उसको लिख देंगे प्रत्येक। तो प्रति धन एक बराबर क्या हुआ? प्रत्येक। तो ये रहा ई का एग्जाम्पल। अब हम ऊ का समझते हैं, इसको मिटा देते हैं। चले
अब ऊ का समझ लीजिए, ऊ का देखिए, ऊ को क्या होता है, यहाँ मिट गया, ऊ को वा होगा, यानी सुआगत, सुआगत। देखिए सा में ऊ आया, बिल्कुल, इसके बाद कोई स्वर आया, आया है, हमारी कंडीशन पूरी हो गई, यानी ऊ के बाद कोई स्वर आ गया तो ऊ को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, वा में बदल देंगे। तो आधा सा कैसे लिखेंगे, आधा सा ऐसे लिखते हैं, इसके बाद ऊ को क्या करेंगे, वा लिखेंगे, और ये आगत का आ इसमें मिला के आ की मात्रा ऐसे लगाएंगे, और बाकी जो बचता है लिख दीजिए। क्या बन गया, सुधन आगत बराबर क्या बना, स्वागत। आपने बहुत सारे फंक्शन में देखा होगा, शादी विवाह या सुस्वागतम देखा है। अब ये बताइए, जब स्वागतम में सु लगा हुआ है तो फिर ये आपने फिर से लगाया, यानी आगतम, सु आगतम। बताइए ये सही है, बिल्कुल गलत है। लोगों को संधि नहीं आती है, या ज़्यादा सम्मान देने के चक्कर में, ज़्यादा अच्छा बनाने के चक्कर में अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। तो आज से आप नहीं करेंगे। सुस्वागतम अगर लिखा है तो वो गलत है, बल्कि स्वागत ही ठीक है, स्वागतम ही ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं, चलिए लेते हैं, अनु प्लस ऐसण, अनु प्लस ऐसण। देखिए ऊ आया, अनु में यहाँ पे ऊ आ गया, और यहाँ पे कोई स्वर आ गया, बिल्कुल आ गया, तो क्या बना, अनु। देखिए आधा ना लिख दिया हमने, आधा ना लिखा, ऊ को क्या लिख दिया, वा लिख दिया, और ये जो ए है इसको कहाँ ले जाएंगे, इस पे ए की मात्रा लगा देंगे, बाकी जो बचता है उसको उतार लीजिए, अन्वेषण। चलिए अब एक आपसे मैं प्रश्न पूछता हूँ, जैसे हमने पहला एग्जाम्पल लिया, यदि धन अपि या अन्वेषण, इसी को समझ लीजिए। अनु प्लस अगर यहाँ पे कोई स्वर आ जाए, ऊ से मान लीजिए आ जाए, एक मिनट, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं जिसमें ऊ आ जाए, लघु। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, लघु आपको कभी नहीं भूलेगा, एक बार पढ़िए, जीवन में बार बार नहीं। लघु उत्तम, लघु उत्तम। यहाँ पे देखिए ऊ आ गया, ऊ आ गया, कोई स्वर आया, कोई स्वर आया, तो क्या करेंगे, ऊ को वा में कन्वर्ट करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ऊ के बाद तो इधर क्या आ रहा है, ऊ ही आ रहा है। तो हमने स्वर संधि में बताया था कि समान अकः सवर्णित दीर्घ, यदि अक के बाद अक का मतलब अ ई ऊ री री, तो उसमें ऊ आया, ऊ के बाद समान वर्ण आ रहा है ना, जब समान वर्ण आएगा तो यहाँ तो दीर्घ संधि हो जाएगा, यहाँ पे दीर्घ संधि होगा, ना कि यण संधि। तो हमेशा याद रखिए कि अगर समान वर्ण आएगा तो दीर्घ संधि वाला नियम काम करेगा, यण संधि वाला नियम काम नहीं करेगा। तो लघु धन उत्तम में समान वर्ण है तो लघुत्तम ऐसे हो जाएगा, लघुत्तम ऐसे हो जाएगा, ना कि ऊ को हम वा में कन्वर्ट करेंगे कि ल घ ऊ को वा और उत्तम लघुत्तम, ऐसा नहीं होगा। ऐसा अगर आप लिखते हैं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दीर्घ संधि होगी। ठीक, चलिए एक और बचता है, उसको कर लेते हैं। कौन सा, री को, री के बाद अगर कोई स्वर आए तो री को क्या बनेगा, री को बनेगा रा, रा यहाँ पे मिट गया तो लिख दीजिए। री के बाद अगर कोई स्वर आएगा हा या वरट, तो यहाँ के क्या बनेगा, रा। तो एग्जाम्पल ले, देखिए, पितृ आदेश, पितृ धन आदेश,
देखिए री आ गया, बिल्कुल री है, और इसके बाद कोई स्वर है आ है, तो री को क्या बनेगा, रा बनेगा। तो बना दीजिए। पी है, आधा त है, री को क्या त्र, ता में रा, ये देखिए ता है, ता में रा हम कैसे लगाते हैं, ऐसे नीचे ही तो लगाते हैं, तो ऐसे लगा दीजिए। और ये आ वाला यहाँ पे आ जाएगा, क्या बचा, पित्रादेश। पितृ प्लस आदेश क्या बना, पित्रादेश। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं, पितृ इच्छा। पितृ प्लस इच्छा, देखिए पी आधा ता, री को क्या बनेगा, रा, रा इसमें कैसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, ये जो छोटी ई है, छोटी ई ऐसे लगाएंगे, जो बचता है उसको उतार लेते हैं, पितृच्छा। ठीक, तो ए और री, री का हमने आपको बताया हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है, इसलिए केवल 3 ही बने। फिर से एक बार हम समझ लेते हैं, एक नए पेज पे हम आपको समझा देते हैं फिर से, कि हमने बताया इक को, इक के बाद अगर कोई स्वर आए, कोई स्वर आए तो इक को यण हो जाता है, क्या होगा, यण, यण होगा। समझ लीजिए, इक क्या बताया था, ई उ री और री, इसके बाद कोई स्वर, कोई स्वर, तो एक क्रमशः चेंज होता था, इक को यण, य व र और ला में कन्वर्ट होगा, चेंज होगा, क्रमशः चेंज होगा। ऐसा नहीं कि कोई ई को या बनेगा, ऊ के बाद कोई स्वर तो ऊ को व बनेगा, री के बाद अगर कोई स्वर आया तो री को क्या बना, रा बना, और री के बाद अगर कोई स्वर, ये तो है ही नहीं, इसको तो नहीं समझना, बस 3 को ही समझना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में अच्छी तरह से यण संधि आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि क्या दिक्कत आई, मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगा। इन शब्दों का आपको अभ्यास करना है। क्या बनेगा, अति और उत्तम को हम मिलाएं तो क्या बनेगा, अनु और इच्छा को हम मिलाएं तो क्या बनेगा, इच्छा, इच्छा। भ्रातृ, एसड़ा, अगर इनको हम मिलाएं, एक शब्द और देता है, वधु, आदेश, मिला करके क्या बनेगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। उम्मीद करता हूँ कि यह संधि आपको विधिवत समझ में आया होगा। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।